Good morning, 8th class. Welcome to your channel Navneet Academy. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में बेटा हमने ये पढ़ लिया था दैट ये ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ्रेंडली कैसे, हमारी हेल्प कैसे करते हैं ये। अब हम ये पढ़ते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं, ठीक है, क्यों नुकसान पहुंचाते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज. Some of the microorganism causes diseases in the human being, plants and animals, यानी बीमार कर देते हैं उनको. Such disease causing microorganisms are called pathogens. यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल में, प्लांट्स में या हम ह्यूमंस में डिजीज़ेस पैदा करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं. Now some microorganisms spoil food, clothing, leathers, और ये हमारे लिए इस तरीके से भी हार्मफुल है. आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम बाद जो है वो कोई भी मम्मी ने सब्जी बनाई, सपोज़ राजमा बनाई, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद 3-4 दिन बाद आप देखोगे कि वो राजमा ख़राब हो गई. क्यों? उसके ऊपर वाइट आने लग गया, स्मेल आने लग गई गंदी सी, उसका जो कलर था वो चेंज हो गया. कैसे? क्योंकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं और उस खाने को स्पॉइल कर देते हैं, लेदर को ख़राब कर देते हैं, वो क्लोथ्स को भी खा जाते हैं वो हमारे. ठीक है, ऐसे कैसे होता है? चलो सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम में यानी हम ह्यूमंस में क्या डिजीज़ेस फैलाते हैं. नाउ पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, यानी जो हम सांस अंदर लेते हैं उसके थ्रू आ सकती है ये पैथोजेंस हमारे बॉडी में. वाटर जो हम पीते हैं उनके थ्रू, या खाना जो हम खाते हैं उसके थ्रू. क्यों? इन सब चीज़ों के थ्रू कैसे आ जाता है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर? क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमें अपनी आँखों से तो नज़र आता नहीं है. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल. दैट मीन्स अगर आप किसी बीमार पर्सन के कांटेक्ट में जाते हो, अगर उसने आप पर खांस दिया या छींक मार दी, तो भी उस एयर के थ्रू आपके जो इन्फेक्शन है वो आपकी बॉडी में आ सकता है. दूसरा ये किसी एनिमल के कांटेक्ट में आकर भी आपके अंदर आ सकता है. सी those microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through the air, water, food और any physical type contact जैसे हैंडशेक वगैरह हो गया. इन डिजीज़ को आप कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हो, यानी जो कम्युनिटी से आपको फैलती हैं. कैसे? जब आप उनके कांटेक्ट में आते हो तो, यानी एक किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन जिसको ये डिजीज़ है उससे आप में फैल गई, एक हेल्दी पर्सन में फैल गई. दीज डिजीज़ आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज़. फॉर एग्जांपल कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब फैल जाती हैं. और वहीं पर ही व्हेन अ पर्सन, देखो जैसे व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ कॉमन कोल्ड, स्नीजेस यानी छींक मारता है और उसके कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं अलॉन्ग विद द वायरसेस वगैरह, तो वो आपके ऊपर पड़ जाते हैं, तो वो स्प्रेड हो जाता है. द वायरस में एंटर योर बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग और कॉज इन्फेक्शन, और आपको फिर वही कॉमन कोल्ड हो सकता है. नाउ दीज आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. बेसिकली कैरियर कैसे? जैसे हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर. The house fly sits on the garbage and animal excreta, यानी जो उनका वेस्ट होता है, अब उससे वो पैथोजन उसकी बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं. और वही हाउस फ्लाई अगर आपकी बॉडी कह रही हूँ, अगर आपके हाउस में कहीं पर कोई फूड अनकवर्ड रखा है या कुछ है, तो क्या करती है वो उसके ऊपर बैठकर वो पैथोजन को रिलीज़ कर देती है उस खाने पर, और फिर वही पैथोजन वाला फूड जब आप खाते हो तो आप बीमार पड़ जाते हो. However, eats the contaminated food is likely to get sick. ठीक है, सो जो भी उसको खाएगा, whoever eats this contaminated food, और वो बीमार पड़ जाएगा. So it is advisable to always keep food covered. तो हमेशा हमें इसीलिए कहा जाता है कि खाने को हमेशा ढक कर रखना चाहिए. अवॉइड कंज्यूमिंग
अनकवर्ड फूड आइटम्स। क्यों? क्योंकि क्या होता है, उसके ऊपर अगर मक्खी वगैरह, हाउस फ्लाई वगैरह बैठ गई तो उसने पैथोजेंस छोड़ दिए होंगे और उससे आप बीमार पड़ सकते हो। नाउ अनदर एग्जांपल ऑफ अ कैरियर इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब ये मॉस्किटो मलेरिया का पैरासाइट यानी उसका जो पैथोजन होता है प्लाज्मोडियम, उसको कैरी करती है। और ऐसे ही फीमेल एडीज जो मॉस्किटो है वो डेंगू का जो पैथोजन होता है उसको कैरी करती है बेसिकली। ठीक है। नाउ कैन यू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू? बताइए। मॉस्किटोज़ वाली जो क्रीम आती हैं ओडोमॉस वगैरह, उसको यूज़ करके घर में सफाई रखकर, पानी कहीं पर कलेक्ट होने नहीं देना। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ों को आप यूज़ करके बेसिकली फुल क्लोथ्स कपड़े पहनो, फुल स्लीव्स के। ठीक है, तो इनसे आप कंट्रोल कर सकते हो बेसिकली मॉस्किटोज़ की ग्रोथ। देखो ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है जो मलेरिया कैरी करता है। ठीक है। Now all the mosquitoes breed in water, hence one should not let water collect anywhere in the cooler, tires or flower pots. ठीक है, and by keeping the surrounding clean and dry, mosquitoes की breeding prevent की जा सकती है, नहीं होती फिर। Try to make a list of measures जो आपको help करे मलेरिया या डेंगू को spread होने में। ठीक है, तो उन मेजर्स को आपको बेसिकली अपने डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए। देखो यहाँ पर कुछ ह्यूमन डिजीज़ेज़ और उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस प्रिवेंशन दे रखी है। चलो एक एक करके इनको एक बार पढ़ते हैं अच्छे से। फर्स्ट ह्यूमन डिजीज़ इज़ योर ट्यूबरक्लोसिस, दैट मीन्स योर टीबी, बैक्टीरिया से होता है, एयर के कॉन्टैक्ट से होता है। मिसल्स वायरस से होता है, एयर के कॉन्टैक्ट से होता है। चिकन पॉक्स वायरस से होता है, एयर और डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे हैंड शेक या फिजिकल कांटेक्ट में। पोलियो, अब ये पोलियो सेम वायरस से फैलता है। एयर एंड वाटर यानी जब आप कंटामिनेटेड वाटर और एयर का इंटेक करते हैं तो उससे फैलता है। अब अगर किसी पर्सन को ये सारी डिजीज़ हो जाए तो क्या प्रिवेंशन मेथड है? टेक द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, बिल्कुल अलग रख देना चाहिए, ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। उसकी जितनी भी पर्सनल बिलोंगिंग है वो सारी की सारी दूसरों से दूर रखनी चाहिए, यानी जिन यूटेंसिल्स में वो खाना खाता है, ठीक है, जो क्लोथ वो पहनता है, जो ब्लैंकेट वो ओढ़ता है, जिस जगह पे वो सोता है। ठीक है, और वैक्सीनेशन बहुत नेसेसरी है बेटा इसके लिए। ओके, सेकेंड इज़ योर कोलेरा एंड टाइफाइड। कोलेरा एंड टाइफाइड दोनों बैक्टीरिया और से होते हैं। कोलेरा कंटामिनेटेड वाटर और फूड की वजह से होता है, टाइफाइड खाली कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होता है। तो हमेशा पर्सनल हाइजीन बना कर रखें, गुड सैनिटरी हैबिट्स यूज़ करें, अच्छे से अपना उठो, अच्छे से नहाओ धो, डेली नहाओ धो, ब्रश करो, और जितना हो सके प्रॉपर कुक्ड फूड यूज़ करो, और वाटर जो है वो हमेशा उबाल कर पियो। और वैक्सीनेशन तो सब में नेसेसरी होती है। अनकुक्ड फूड खाओगे तो आपको ही परेशानी होगी। ठीक है, हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है और कंटामिनेटेड वाटर से होता है, तो इसलिए हमेशा बॉईल करके पानी पीना चाहिए। और वैक्सीनेशन। मलेरिया, प्रोटोजोआ मॉस्किटो, विच मॉस्किटो? फीमेल एनोफिलीज। आपको मॉस्किटो नेट यूज़ करने चाहिए, रेपेलेंट यानी ये जो ट्यूब्स वगैरह आती हैं, लोशंस वगैरह आते हैं, उनको यूज़ करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे कर दो, और वाटर को कलेक्ट होने ना दें सराउंडिंग्स में। क्यों? क्योंकि उससे ब्रीडिंग नहीं होगी मॉस्किटो की। ठीक है, अब बारी आती है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो एनिमल में डिजीज़ेस क्या करते हैं, फैलाते हैं। Now several microorganisms not only cause diseases in human and plants but also in animals. For example anthrax. बेटा एंथ्रैक्स जो होता है वो प्लांट्स और ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स में भी होता है, और ये बहुत डेंजरस होता है। अल्टीमेटली डेथ हो जाती है उस पर्सन की, और ये बैक्टीरियम की वजह से यानी बैक्टीरिया की वजह से होता है। फुट एंड माउथ डिजीजेज ऑफ कैटल इज ऑल्सो कॉल्ड बाय अ वायरस, ये वायरस के थ्रू होता है। अच्छा, अब बारी आती है प्लांट्स की। क्या आपने कभी प्लांट्स को बीमार होते हुए देखा है? उन्होंने भी कभी कहा है अरे आज तो मैं बहुत बीमार हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊँगा, या वो फ्रूट सील्ड नहीं करता, ऐसा कुछ होता है? देखते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। ये डिजीज़ जो होती हैं ये उनकी यील्डिंग को रिड्यूस कर देती हैं। यील्डिंग को रिड्यूस कर देती हैं यानी
उनकी खपत कम हो जाती है, उपज कम हो जाती है, यू कैन से। ठीक है, तो जितना अमाउंट में हमें पहले मिल रहा था उतना नहीं मिलता। अगर उस क्रॉप में डिजीज़ लग गई तो फिर कम हो जाएगी यील्डिंग उसकी। ठीक है, फॉर सम सच प्लांट डिजीजेस, इनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो बताओ? इनको कंट्रोल किया जाता है कुछ केमिकल्स वगैरह डालकर, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएं। देखो यहाँ पर इस टेबल में थोड़े दे रखे हैं, प्लांट डिजीज़ के बारे में आपको बता रखा है। फर्स्ट प्लांट डिजीज़ बता रखा है सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है और एयर की वजह से होता है, एयर में ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। रस्ट ऑफ व्हीट, सेम फंजाई की वजह से, और एयर और सीड से फैलता है। एयर से तो आपको पता ही है कैसे फैलता है, और सीड टू सीड भी फैलता है। कैसे? अगर इस सीड को हो गया तो इसके नेक्स्ट वाले को हो जाएगा, इससे नेक्स्ट वाले को हो जाएगा, ऐसे ये चेन में फॉलो अप होता रहता है। येलो वीन मोज़ेक ऑफ भिंडी यानी ओकरा वायरस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इंसेक्ट की वजह से फैलता है। यानी जब भिंडी पर या किसी और प्लांट पर वो पैथोजन बैठ जाता है, इंसेक्ट है जो है वो उसके ऊपर बैठ जाता है और उसकी बॉडी में से वो पैथोजन रिलीज़ हो जाता है, तो ये डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फूड पॉइजनिंग। ये क्या होता है फूड पॉइजनिंग? एक बार बूजो को उसके फ्रेंड ने एक पार्टी में इनवाइट किया, वहाँ पर उसने बहुत अलग अलग टाइप का फूड खाया। अब घर आते ही उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई और हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने क्या बताया कि ये कंडीशन तुम्हारी इसीलिए हुई है क्योंकि तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गया है। नाउ व्हाट फूड पॉइजनिंग इज़ बेटा? क्यों हुआ उसको ये फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने स्पॉइल किया? क्योंकि वो उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज़ कर देते हैं, और यही टॉक्सिक सब्सटेंसेस जब आपके बॉडी में जाते हैं तो वो आपको हार्म देते हैं। ठीक है, दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग द सीरियस इलनेस और इवन डेथ, मर भी सकता है बंदा इससे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। कैसे करते हैं हम लोग फूड की प्रिजर्वेशन? कैसे रखते हैं हम फूड को सुरक्षित? उसको कवर करके रखना, अच्छे से कुक करके खाना, है ना, बाहर का तला हुआ ज़्यादा नहीं खाना, उसके अंदर सॉल्ट, ऑयल, शुगर, इन सब चीज़ों का या कुछ केमिकल्स का यूज़ करना। ठीक है, ताकि वो प्रिजर्व रहे। अच्छा, अब ये फूड प्रिजर्वेशन क्या है और क्या क्या टेक्निक्स हैं? देखो, इन चैप्टर 1 हमने ये तो पढ़ा कि जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उनको स्टोर कैसे करके रखा जाता है। सबसे पहले उनको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सनलाइट में उसको अच्छे से सुखाते हैं और फिर नीम की लीव्स और इंसेक्टिसाइड या कुछ केमिकल्स वगैरह डालकर उन पे इंसेक्ट्स ना लगे, इन सब को देखते हैं। अब घर में जो पका हुआ खाना है यानी पके हुए जो ग्रेन्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जो ब्रेड है, सपोज़ करो मैं एक ब्रेड का पैकेट लेकर आई, अब मैंने सिर्फ 4 ब्रेड्स खाई। ठीक है, अब ये बाकी का सारा पैकेट जो है वो एज इट इज़ खुला हुआ पड़ा हुआ है। अब मैं देखती हूँ कि कुछ टाइम बाद इसके अंदर, इस ब्रेड के पीस के अंदर हरा हरा सा कुछ आ जाता है। ये क्या है? उंगली लग जाती है ना उसके ऊपर, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर एक्ट करते हैं। You know that bread left unused under moist condition is attacked by the fungus, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने को स्पॉइल कर देते हैं। स्मॉल फूड emits bad smell, had bad taste और change color। देखो, मम्मी ने राजमा बनाई, अब ये राजमा एक कटोरी बची रह गई और ये 3 days तक ऐसे ही पड़ी रही। 3 दिन बाद आपने क्या देखा, इसमें इसका ऊपर से ढक्कन हटा के कि इतनी गंदी स्मेल आ रही है इसमें से, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है ये, इसका कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उस खाने पर अटैक करना। ठीक है, पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर फ्यू डेज। पहेली कुछ आम लाई बट वो उसे कुछ दिनों तक खा नहीं पाई ड्यू टू सम रीज़न। अब वो जब बाद में देखती है तो देखती है कि अरे आम तो सारे ख़राब हो गए, सारे गल गए ये तो। But she know that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. She is confused. But वही मैंगोज उसकी दादी माँ भी लेती हैं
और दादी माँ जब उनका अचार डालती हैं तो वो अचार तो महीनों महीनों ख़राब नहीं होता, 6 से 8 महीने वो एज इट इज़ रहता है और बिल्कुल ख़राब नहीं होता। पर उसके मैंगोज़ 1 वीक में ही कैसे ख़राब हो गए? वो तो बड़ी कंफ्यूज हो गई, उसको समझ ही नहीं आया। क्यों? सोचो ज़रा थोड़ा। क्योंकि उसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। ठीक है, अब ऐसी कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम प्रिजर्वेटिव्स के लिए यूज़ करते हैं हमारे घरों में? चलो देखते हैं। फर्स्ट वी हैव द केमिकल मेथड। देखो बच्चे, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल यानी खाने का तेल, सरसों का हो गया, आपका तिल का तेल हो गया, कोई भी तेल हो गया, नारियल का हो गया जो हम खाते हैं, और नमक, ये 2 कॉमन केमिकल्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, जो प्रिजर्व करके रखते हैं, सुरक्षित करके रखते हैं खाने को। नाउ वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू द पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या डाला जाता है? शुगर भी डाला जाता है, सॉल्ट भी डाला जाता है, ऑयल भी डाला जाता है, नींबू भी डाला जाता है थोड़ा सा। क्यों? ताकि प्रिजर्व रहे खाना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक ना हो। जैसे सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट, ये जो 2 हैं ये केमिकल प्रिजर्वेटिव हैं। यानी सोडियम बेंजोएट एक केमिकल है और सोडियम मेटा बाइसल्फेट भी एक केमिकल है। इन 2 केमिकल का यूज़ किसी भी फूड आइटम को प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, नाउ दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम, स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। ठीक है, ताकि वो स्पॉइल ना हो। लिखा होता है ना 6 months बिफोर मैन्युफैक्चर, सॉरी बिफोर नहीं, आफ्टर मैन्युफैक्चर। ठीक है, गुड फॉर 6 months बिफोर, सॉरी आफ्टर मैन्युफैक्चर, यानी जब ये बना है उसके 6 महीने तक कंज्यूम करना ही इसका सही है, इसको सही है बेसिकली। उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा। कैसे ख़राब हो जाएगा? क्योंकि एक लिमिट होती है बेटा, प्रिजर्वेटिव्स भी एक लिमिट तक प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, धीरे धीरे करके उसका इफेक्ट हल्का हल्का कम होना शुरू हो जाता है। चलो नेक्स्ट वी हैव प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। आप लोग ने देखा होगा जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं वो मीट को, फिश को काफ़ी टाइम तक प्रोटेक्ट कैसे करके रखते हैं कि उसे ड्राई सॉल्ट से बिल्कुल कवर कर देते हैं। और उसे कवर करने से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है काफ़ी हद तक। ठीक है, सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टर्मरिंड, यानी आपके अम्बी को, आंवले को और इमली को, इसको भी प्रिजर्व करके रखता है कॉमन सॉल्ट। ठीक है, देन वी हैव प्रिजर्वेशन बाय शुगर, यानी चीनी कैसे हेल्प करती है प्रिजर्वेशन में। देखो, जो चीनी होती है जैसे आपके जैम्स में, जेलीज़ में, स्क्वैशेस में, ये शुगर से प्रिजर्व करके रहते हैं। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट, और जैसे ही मॉइस्चर रिड्यूस होगा तो क्या होगा? अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी उस बैक्टीरिया की, है ना, जो खाने को स्पॉइल करता है। और अल्टीमेटली क्या होगा कि वो खाना ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रहेगा। नेक्स्ट वी हैव इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, यानी सिरका और ऑयल डालने से कैसे प्रिजर्व होता है खाना। यूज ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। ठीक है, बैक्टीरिया ऐसे एनवायरमेंट में नहीं रह पाता है। तो वेजिटेबल्स में आपके जो पिकल होता है उसमें भी ऑयल और विनेगर डलता है ना, फ्रूट्स में, फिशेस में, मीट्स में। इसी मेथड से यानी ऑयल और विनेगर के मेथड से ही क्या किया जाता है? प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, घर में जब पिकल बनाते हैं तो उसमें सॉल्ट, ऑयल, विनेगर, शुगर, ये सारी चीज़ें डलती हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे बिल्कुल। ठीक है बेटा, देन वी हैव हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। You might have observed your mother boiling milk before it's stored or used. Boiling kills many microorganisms. वो microorganism बेटा जो हीट को नहीं कर पाते हैं अच्छे से, बेसिकली सहन नहीं कर पाते हैं, वो जब आप दूध को गर्म करते हो तो मर जाते हैं। Similarly, we kept our food in a refrigerator. ऐसे ही हम अपने फूड को, खाने को किस में?
फ्रिज में डाल के रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो लो टेम्परेचर में उनकी ग्रोथ रुक जाती है, मर जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि मिल्क को मम्मा सबसे पहले बॉईल करती हैं, गर्म करती हैं, उबालने के बाद उसको ठंडा करती हैं, फिर उसका यूज़ करती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ दूध के बैक्टीरिया उबालने से मर जाते हैं, कुछ ठंडे करने से मर जाते हैं, तो वो मिल्क फिर बिल्कुल पीने लायक हो जाता है। नाउ पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग, क्योंकि वो फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स होता है। क्यों? जो आपका पैक्ड मिल्क आता है ना बेटा, थैलियों में पैक्ड नहीं, एक टेट्रा पैक करके भी आता है ना, बॉक्स में ऐसे बंद बिल्कुल सील। ये क्या होता है कि ऑलरेडी इस मिल्क को बॉईल करके चिल कर लिया जाता है, यानी इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पहले से ही मार दिए जाते हैं। द मिल्क इज़ हीटेड अप टू द 70 डिग्री सेल्सियस अप टू 15 to 30 सेकेंड्स, ताकि ये क्या हो जाए, बॉईल हो जाए। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए। सडनली देन चिल्ड एंड स्टोर्ड, और फिर इसको जल्दी से ठंडा कर लिया जाता है। तो जो ठंडी सहन नहीं कर पाते वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए, और फिर उसे स्टोर कर लेते हैं, और फिर ये पीने लायक बन जाता है। बाय डूइंग दिस वी प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय द लुइस पास्चर, और उन्हीं के नाम पर ही हमने इस प्रोसेस को पास्चराइजेशन नाम दे दिया। ठीक है, अब है स्टोरेज एंड पैकेजिंग। Now these days dry fruits and even vegetables are sold in airtight packets to prevent attack of a microbe. यानी जब आप उसको एयर टाइट चीज़ में रख दोगे तो एयर आ नहीं सकेगी, ना जा सकेगी, तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जा या आ सकेंगे? नहीं। सो इसीलिए ये भी एक प्रिजर्वेशन की टेक्निक है कि आप एयर टाइट कंटेनर में उस चीज़ को बंद करके रख देते हो। समझ में आ गया? तो ये कुछ प्रिजर्वेशन टेक्निक्स थी जो हम अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इन माइक्रोब से बचे रहें। ठीक है।